हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का डे 2 है, ठीक है। तो कल जैसा कि मुझे उम्मीद है कि कल की क्लासेस आप लोग को पसंद आई होगी, और जहाँ तक एक मुझे अपडेट करना था कि जो भी रैंकिंग थी ना उसको आप एक बार देख के अपडेट कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं किसी दिन उसको अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में कि पद्म पुरस्कार जो है 2023 में कितने लोगों को दिया गया है। तो आप देखना, पद्म पुरस्कार जो है 106 लोगों को इस बार दिया गया है, जिसमें 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण दिए गए हैं और 91 पद्मश्री दिए गए। अब देखिए, इसमें आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि अब 9 पद्म भूषण किसको किसको मिले हैं, तो 91 पद्मश्री किसको किसको मिले हैं। बस यही चीज़ हमें क्या करना है ना, क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना है, ये चीज़ अगर हम सीख गए तो फिर कोई भी एग्जाम जो है डिफिकल्ट नहीं होता निकालना। तो हमें इसमें पद्म विभूषण याद करना है और पद्मश्री में याद करेंगे, क्योंकि हम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार से किनको किनको पद्मश्री मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो देखिएगा, आइए देखते हैं कि पद्म विभूषण जो है वो किनको किनको मिला है। तो देखिएगा, पद्म विभूषण जो है वो बाल कृष्ण दोषी को मरणोपरांत मिला है, और इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वास्तुकला के क्षेत्र से था। देन श्री जाकिर हुसैन को मिला है पद्म विभूषण, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो कला से है। श्री एस.एम. कृष्णा को मिला है पद्म विभूषण, इनका संबंध लोक कार्य से है। श्री दिलीप महाल नाबिस को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, लेकिन इनको भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो चिकित्सा से इनका संबंध है। अब है कि डॉक्टर श्रीनिवास वर्धन, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कार्य किया उसके लिए। श्री मुलायम सिंह यादव, सभी लोग जानते हैं इनको, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे जब इनका निधन हुआ था। तो ये लोक कार्य के लिए इनको जो है पद्म विभूषण दिया जा रहा है, लेकिन इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है, ठीक है। तो बालकृष्ण दोषी, श्री दिलीप महाल नाबिस और मुलायम सिंह यादव को जो है मरणोपरांत क्या दिया जा रहा है, तो पद्म विभूषण दिया जा रहा है। अब आगे देखेंगे कि बिहार से 3 लोगों को याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम अच्छे से याद रखने हैं कि बिहार से 3 लोगों को क्या मिल रहा है, तो पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है। किसे किसे मिल रहा है, तो आनंद कुमार, जिन पे जो है सुपर 30 मूवी बनी थी, ठीक है, उनको जो है आनंद कुमार को उनको पद्मश्री मिल रहा है। फिर कपिल देव प्रसाद को मिल रहा है, जिनका संबंध कला के क्षेत्र से है, और एक महिला भी शामिल है बिहार से, जिनका नाम क्या है, तो सुभद्रा देवी है, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो कला से है। अब देखिए, ऑस्कर अवार्ड जो है 2023, ये हमें इस बार क्यों ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि आप देखो इस बार जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ठीक है, RRR मूवी का, उसको क्या मिला है, तो ऑस्कर मिला है, ठीक है। तो ये ऑस्कर अवार्ड जो है 2023 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स में। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड था वो किसको मिला, तो वो मिला नाटू नाटू को, जो कि काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी अच्छा, मतलब कि देख के ही डांस करने का मन होता है, ऐसा सॉन्ग है ये। और ये कौन सी मूवी का है, RRR मूवी का है। इसके संगीतकार कौन थे, तो M.N. कीरावानी जो है इसके संगीत लिखे थे। गीतकार कौन है, तो चंद्र बोस है, और गायक कौन थे, तो काल भैरव और राहुल सिपिल गुंज जो है इसके गायक थे। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखना, दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस है वो ऑस्कर में प्रस्तुति करने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई। अब देखिए, ये ऑस्कर में रिप्रेजेंट करने वाली तीसरी महिला है, तो जाहिर सी बात है पहले 2 महिला कोई रही होगी भारतीय। तो प्रथम भारतीय कौन थी जिन्होंने प्रस्तुति किया था ऑस्कर में, वो थी परसिस खम्बाटा, जिनकी मृत्यु हो गई है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी भारतीय कौन बनी है, कौन थी, तो प्रियंका चोपड़ा थी, जो कि 2016 में ऑस्कर में क्या करती है, तो प्रस्तुति करती है। अब हम देखेंगे जो हमारे टॉप 20 टॉपिक्स है उस पे आते हैं हम। तो देखिएगा, चुनावों प्रांत गुजरात में भाजपा की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो गुजरात विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, तो 182 सीट्स हैं, जिसमें 13 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है, और 27 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। अब
अब देखिए इस बार जो इलेक्शन हुआ ना गुजरात में, वो इतना क्यों ज़्यादा मेमोरेबल है, इसलिए मेमोरेबल है ना कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ये लगातार कंटिन्यूसली 7th बार जीत है, मतलब 7वीं बार जो है भाजपा ने जीत हासिल की है। और पहली बार अगर देखो तो गुजरात में भाजपा कब सत्ता में आई थी, तो 1995 में जो है भाजपा सत्ता में आई थी। और आपको क्या पॉइंट याद रखना है इस इलेक्शन से कि इस गुजरात चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में सफल रही। ठीक है, मतलब आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात के विधानसभा में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 5 सीट्स जो है वो जीते भी। तो इसी के बाद तो ये उद्घोषणा हुई कि आम आदमी पार्टी को क्या होगा, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी। अब गुजरात के सीएम किसको बनाया गया, ठीक है, चुनाव के बाद, तो भूपेंद्र पटेल। याद रखना है क्योंकि आप देखो 67 बीपीएससी का जब री एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्योंकि वो चर्चा में थे। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखोगे कि गुजरात के सीएम कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल थे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत, जिन्होंने इनको शपथ दिलवाई है। अब हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हुए थे, तो कितने सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, 68 सीट्स है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जिसमें 17 सीट्स अनुसूचित जाति के लिए है और 3 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, अगर आप उसको एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे 75.6% का मतदान हुआ है। ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के इतिहास में ये सर्वाधिक प्रतिशत में मतदान हुए हैं इस बार। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें कितने परसेंट वोटिंग हुई है, तो 75.6% वोटिंग हुई है। और विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन ताशी गंग में 100% मतदान दर्ज किया गया है। ये अपने आप में वंडर की बात है कि 15,256 फीट के ऊंचाई पे ये मतदान स्टेशन स्टैब्लिश है, वहाँ पे 100% वोटिंग हुई है। तो आप समझिए यहाँ के वोटर्स जो है वो कितने ज़्यादा जागरूक होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे सीएम किसको बनाया गया है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को। और राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, जिन्होंने इनको शपथ दिलवाया है। सेकेंड न्यूज़ क्या है, हमारा सेकेंड टॉपिक है कि दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि 20 फरवरी को महाराष्ट्र के नागपुर में जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने क्या किया, दिव्यांग पार्क की स्थापना की है। कहाँ पे, तो नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में उसकी आधारशिला रखी है। तीसरा, भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना जो है वो लागू किया गया है। अब ये किसके द्वारा लागू किया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये जो तहर है ना, ये किसका राजकीय पशु है, तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। और तमिलनाडु सरकार ने इसके संरक्षण के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो है भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को क्या किया है, तो स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या याद रख लेंगे कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि महाराष्ट्र विधानसभा ने जो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है, इसमें सीएम को और मंत्री परिषद को भी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। जो महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक पास किया गया है उसके दायरे में कौन कौन आते हैं, तो सीएम भी आते हैं और मंत्री परिषद भी आते हैं, बशर्ते उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले सदन की परमिशन लेना आवश्यक हो जाएगी। और इस तरीके का कार्य करने वाला लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला, जिसमें सीएम और मंत्री परिषद को भी शामिल किया गया है भ्रष्टाचार विरोधी में, ये ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका कि जम्मू कश्मीर जो है वो बना पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश। आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो आपका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर।
यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं ना वो सारे किस फॉर्म में हो रहे हैं, तो डिजिटल फॉर्म में हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि अब अभी देखो कि जम्मू कश्मीर में कितने ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा फेसेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स को, और वहाँ पे वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जबकि हमारे यहाँ 8 है ना केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। ठीक है, तो उनमें भी सबसे आगे कौन आ गया डिजिटल रूप में काम करने में, तो जम्मू कश्मीर आ गया, जो कि सारा प्रशासनिक काम जो है वो किस फॉर्म में करते हैं, तो डिजिटल फॉर्म में करते हैं। अब आगे देखिएगा कि हैदराबाद जो है वो चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना है। जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने क्या किया है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है उसको जल्द ही IMF ने घोषित किया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 18वें केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। तो बस आप इतना याद रखना कि WEF जो है उसने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए किसी केंद्र के रूप में चुना है, तो आंसर क्या होगा, तो हैदराबाद आंसर होगा। अब देखिए असम में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का पुनर्परिसीमन। ठीक है, अब देखिए आप सोचोगे कि अभी क्यों पुनर्परिसीमन हो रहा है, पहले क्यों नहीं, तो कुछ वहाँ पे चुनावी कुछ राजनीतिक मामला हो गया था, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो 4 प्रदेश थे ना, 4 जो राज्य थे वहाँ पे पुनर्परिसीमन नहीं हो पाया था वहाँ पे, तो इसलिए अभी करवाया जा रहा है। ये फरवरी की न्यूज़ है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य असम में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के पुनर्परिसीमन का कार्य जो है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। ठीक है, इसके लिए किसको आधार बनाया जाएगा, किस जनगणना को, तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 2001 की जनगणना को आधार बना के क्या करेंगे, तो पुनः परिसीमन किया जाएगा वहां के लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र को। राज्य में पिछली बार परिसीमन जो है 1976 में हुआ था, जिसमें 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। मतलब इससे पूर्व जो असम में अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है ना 1976 के टाइम पे पुनर्सीमन हुआ था वहां पे, और आधार किसको बनाया गया था, किस जनसंख्या को, तो 1971 की जनसंख्या को बनाया गया था। बट अभी जो जनवरी 2023 से जो कार्य स्टार्ट हुआ है पुनर्सीमन करने का, उसमें किसको आधार बनाएंगे ये, तो 2001 की जनगणना को बनाएंगे। तो पूर्वोत्तर के कौन से 4 राज्य थे जिनका परिसीमन नहीं हो पाया था, तो उसमें आपके इन्वॉल्व है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। विभिन्न क्षेत्रीय एवं राजनीतिक कारणों से परिसीमन उस समय नहीं हो पाया था। अब देखिए फिजी जो है कंट्री, उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो सितवनी राबुका जो है वो फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन बने हैं, तो सितवनी राबुका। देन आपका ऑपरेशन सद्भावना है, ये एक्चुअल में ना IL-76 की हेल्प लेके हमारी जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था कि जम्मू से ले और चंडीगढ़ से नुब्रा तक जो भी फंसे यात्री थे उनको IL-76 के माध्यम से सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया, तो ऑपरेशन सद्भावना नाम दिया गया। देन है आपका यायात्सो तेझील, ये क्या है, तो ये लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है। किसको, तो यायात्सो झील को। देन है आपका कि 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, ये क्या है, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। किसने किया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कहाँ पे किया है, तो फरीदाबाद में किया है। और इस वर्ष इसका भागीदारी राष्ट्र के रूप में कौन है, तो SCO है। याद रखना है कि 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प में इस बार का भागीदारी राष्ट्र के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो SCO हुआ है। और इस वर्ष का थीम राज्य कौन है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। क्या है थीम राज्य, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब आते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या है, तो 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया, लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया है, तो किबीतू से लॉन्च किया है, जो कि कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अमित शाह ने किबीतू से क्या किया है, तो लॉन्च किया है। अब देखिए इसमें जो है
ये पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, मतलब 100% फंडिंग किसकी होगी, तो केंद्र की होगी। इस योजना के तहत 4 राज्यों को शामिल किया गया। अब देखिए अगर आप लोग इसको पढ़ते, ठीक है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो बस पढ़ लेते कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किन्होंने स्टार्ट किया है, कब स्टार्ट किया है, लेकिन आप देखो पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान देना है कि 4 कौन कौन से राज्य इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, कम राज्य तो उसको भी देख लीजिए। तो 4 राज्यों को शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे 4 राज्यों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट है कि वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। केरला तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये केरला की ही जगह है वायनाड, जो कि सभी जनजातीय लोगों को जो बुनियादी दस्तावेज होता है उसको प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिंग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया। अब देखिए आप कि पंचायत लेवल पे भी कितने अच्छे से काम हो सकता है अगर सही रूप से अगर वो अपने शक्तियों के प्रति जागरूक हो जाए, ट्रांसपेरेंसी दिखाए, तो आप देखिए रूट लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी अच्छे से काम हो सकता है। हमारा इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको इस टाइप से स्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो है काम करने में प्रॉब्लम ना हो। बट लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, एक बार सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं लोग। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की समझे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए तो देखिए बहुत अच्छे से काम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या हो रहा है, संचालित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ABCD नामक जो अभियान है उसका संबंध किस चीज़ से है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सभी जनजातीय लोगों को जो वायनाड जिला है उसमें बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने के लिए ये जो अभियान है वो चलाया गया था। अब है एक सेकेंड, अब नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। अब देखिए नमामि गंगे पहल तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन अब इसको संयुक्त राष्ट्र की मान्यता भी मिल गई है, ठीक है, तो वर्ल्ड का टैग लग गया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की गई है और ये कब तक प्रभावी रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। तो नमामि गंगे प्रथम कब स्टार्ट किया गया था, तो ये जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। और 13 दिसंबर 2022 को क्या हुआ कि UN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दे दी है। तो आपको डेट याद रखना है, किस डेट को दिया है, तो वो दिया है 13 दिसंबर 2022 को। 13 दिसंबर को क्या हुआ था अगर याद होगा आप लोग को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था इन द ईयर ऑफ 1946। देन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। ये जो सूचकांक है ये विश्व की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को दिखाता है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जो है वो किसकी है। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट इकोनॉमी किसकी है, तो वो कौन सा इंडेक्स दिखाता है, तो वो दिखाता है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है, तो इसमें देखिएगा सबसे शीर्ष स्थान पे जो है सिंगापुर है, ठीक है, कौन है, तो सिंगापुर जो है सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पे है। और हमारा भारत कौन से स्थान पे है, तो हमारा भारत जो है वो 131 स्थान पे है। और कितने स्कोर मिले हैं, तो इसे स्कोर मिला है 52.9 जो है इसे स्कोर मिला है, किसको, तो भारत को। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत जो है वो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है, ठीक है।
तो अब आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा भारत जो है वो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, एग्जामिनर पूछेंगे आपसे कि आप बताओ कि ये किस देश की पहल है, किस देश की संयुक्त पहल है। तो आपको क्या बताना है कि ये यूएई और यूएसए की संयुक्त पहल है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात की और संयुक्त राज्य अमेरिका की। देन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। इस सूचकांक में क्या होते हैं ना कि अंक दिए जाते हैं, 0 से लेके 100 तक का अंक दिया जाता है। अगर किसी देश को 0 मिल रहा है इट मीन्स वो सर्वाधिक भ्रष्ट है, ठीक है। अगर 100 मिल रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईमानदार है, सर्वाधिक ईमानदार देश है। तो आपको अंक याद रखने हैं। तो शीर्ष स्थान पे कौन है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, तो डेनमार्क है, जिसको स्कोर कितना मिला है, तो 90 मिला है। हमारा भारत कौन से स्थान पे है, तो 85वां स्थान पे है, जिसको स्कोर 40 मिला है। और सबसे हैरानी की बात है कि हमारा भारत एकदम स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिला है। पिछले बार भी वो 50वें रैंक पे ही था और इस बार भी वो 85th ही रैंक पे है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो सोमालिया है। कौन है, सोमालिया, जिसको 12 अंक मिले हैं। अब देखिए, अगर आप लोग सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करते ही होंगे, तो अब आप देख रहे हैं ना कि आपके फ़ोन पे हो या पेटीएम हो, उस पर यूपीआई लाइट शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या है वो, तो देखिएगा पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है। आप लोग सर्च देखिएगा जाके, ठीक है, कि यूपीआई लाइट भी आपको नीचे दिखता होगा। जब चेक बैलेंस करते होंगे ना, बैलेंस को जब चेक कीजिएगा तो वहाँ पे शो होता है। तो यूपीआई लाइट जो है लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बना है। अब ये है क्या, तो छोटे मोटे जो आप ट्रांजेक्शन करते हो ना उसके लिए है। जैसे कि बिना पिन आप डाले, ठीक है, भुगतान जब आप कर रहे हो तो बिना पिन दर्ज किए आप 200 रुपये तक का मतलब फास्टली क्या कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। यानी कि ये जो यूपीआई लाइट लाने के पीछे पेटीएम का जो उद्देश्य है वो ये है ना कि अगर मान लो आपको हर बारी में कहीं पे 10 रुपये ही पे करना है, कहीं 80 रुपये ही पे करना है, तो आपको पिन डालना पड़ता है, बहुत टाइम टेकन हो जाता है। तो वो क्या है ना कि 200 रुपये तक आप क्या कर सकते हो, तो लेन देन कर सकते हो यूपीआई लाइट से, ठीक है। जब ज़्यादा अमाउंट होगा तो पिन डालना होगा, और सेफ्टी भी है। अगर ज़्यादा अमाउंट मान लीजिए आपको देना है इसे और दे दिया वाई को, तो वो दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए उस टाइम पे पिन देना होता है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक हम लोग जानते थे कि शनि जो प्लैनेट है, सैटर्न जो प्लैनेट है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है सैटेलाइट है। बट अभी जो 3 फरवरी 2023 को एक घोषणा हुई है, उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने बताया है कि बृहस्पति के पास उन्होंने 12 नए उपग्रहों की खोज की है, ठीक है। कितने, तो 12 नए उपग्रहों की खोज की है। तो इस अनुसार नासा ने क्या बताया कि वर्तमान में बृहस्पति के पास, बृहस्पति मीन्स कि जुपिटर के पास, ठीक है, जो जुपिटर है हमारा प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो बृहस्पति के पास कुल उपग्रहों की संख्या अब बढ़कर 95 हो गई है। याद रखिएगा, ये स्टैटिक्स पोर्शन में, ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है या फिर करंट में भी पूछ सकता है आपसे। तो जुपिटर के पास कितने मून्स हैं, मतलब कितने सैटेलाइट्स हैं, तो 95 सैटेलाइट्स हैं। और अब शनि के पास कितने हैं, तो 83 है। तो इस हिसाब से सेकंड नंबर पे अब सैटर्न प्लैनेट आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है वो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ओडिशा सरकार जो है उसने एक अधिसूचना के माध्यम से बताया कि महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये उड़ीसा की ना दूसरी जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। तो पहली कौन है, पहली भी देख लेते हैं हम। तो मंदसरू जो कि कंधमाल जिले में है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, ये उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है। तमिलनाडु सरकार ने भी अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। और हमने अभी कुछ देर पहले ये भी पढ़ा था कि यायासो झील को लद्दाख ने जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में पहले घोषित किया है। तो वर्तमान में हमारे इंडिया में कितने जैव विविधता विरासत स्थल है, तो आपको याद रखना है 36 जो है जैव विविधता विरासत स्थल है। अब देखिए, आज से हम जो है ना कुछ बिहार के भी करंट अफेयर्स को देखेंगे, ताकि क्या हो कि बिहार वाला भी कवर होते जाए। न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन बने बिहार के 44वें मुख्य न्यायाधीश।
अब हमारे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो उनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन। यहाँ से पहले वो कहाँ पे नियुक्त थे, तो वो केरला हाई कोर्ट में थे, ठीक है। वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे इससे पूर्व संजय, उनको सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ लिए हैं एज अ न्यायाधीश। अब बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर। इन्होंने शपथ दिलवाई है किसको, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। पॉलिटी में आप लोग पढ़े हो कि जो राज्यपाल है वही शपथ दिलवाते हैं किसको, तो मुख्य न्यायाधीश को। तो याद रखना है कौन है, कृष्णन विनोद चंद्रन। अब आप सोचोगे कि मैम आप सब राज्यपाल पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि आप देखो 67 बीपीएससी की ही बात है, उसमें ना 3-4 राज्यों के राज्यपाल का नाम दे दिया था और बोला था कि बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक कैसे सुमेलित कीजिएगा, इसलिए याद रखना है इनको भी। सीतामढ़ी में माँ सीता की बनेगी प्रतिमा, अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है, ठीक है। कितने फीट ऊंची है बनेगी ये, 251 फीट ऊंची बनेगी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी माता सीता की। पौराणिक आख्यान जो है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि माता सीता का जन्मस्थली कहाँ पे है, तो सीतामढ़ी में है। अब देखिए ये बहुत वीवीआई है, क्या है ये, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत 2023। इसका आयोजन किसने किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। और हमारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बबीता गुप्ता जो है उनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का पुरस्कार दिया गया है। किसको मिला है बिहार में, तो बिहार में मिला है बबीता गुप्ता को, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। अब हम देखेंगे जल जीवन हरियाली अभियान को मिला अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 2023 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको मिला है, किसको ये अवार्ड मिला है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल जीवन हरियाली अभियान को। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, देखिए किसमें, ई गवर्नेंस में, मतलब सुशासन में के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली परियोजना को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार। प्रशांत कुमार शाही जो है वो बन गए हैं नए महाधिवक्ता, ठीक है। याद रखना है बिहार के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं, तो प्रशांत कुमार शाही। 2005 में जब नीतीश कुमार सीएम बनते हैं ना, तो उनके सीएम बनने के बाद ये शाही का दूसरी बार इस संवैधानिक पद पे नियुक्त किया गया है। किनको, प्रशांत कुमार शाही जो है वो दूसरी बार अपॉइंट हुए हैं, कब, आफ्टर 2005। वह राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, मतलब जो महाधिवक्ता का पद होता है वो क्या है, तो वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता का जो पद है इसके जो प्रावधान किए गए हैं वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 165 में। तो हमने बिहार के कुछ करंट अफेयर्स को देखा। अब हम देखेंगे ना कि आप देखना द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में आप देखोगे तो कुछ कुछ आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, जो चर्चा में रहते हैं। तो उस कीवर्ड्स को हमने उठा के यहाँ पे इलेबरेट कर दिया है। जैसे इंटरपोल देखिएगा, ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इंटरपोल जो है ना वो $2 अरब के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में जो भारत द्वारा वांछित भगोड़ा था मेहुल चोकसी, उसके खिलाफ रेड नोटिस हटा दिया है। इंटरपोल ने पहले रेड नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी ये न्यूज़ में इसलिए वापस से आ गया है कि इंटरपोल ने ना क्या किया है, रेड नोटिस को हटा दिया है। अब देखिए आज के क्लास में ना आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए कि रेड नोटिस क्या होता है, येलो नोटिस क्या होता है, ब्लू नोटिस क्या होता है, ब्लैक नोटिस क्या होता है, जो कि इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। तो इंटरपोल के बारे में आप देखोगे तो इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है। इसमें भारत भी इंटरपोल का सदस्य है और भारत सहित इसमें 192 सदस्य राष्ट्र है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लियोन में। वो कहाँ है, तो फ्रांस में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अहमद नसर अल राइसी, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। क्या नाम है, अहमद नसर अल राइसी जो है वो इसके वर्तमान के अध्यक्ष है। किसके, तो इंटरपोल के।
अब हम देखते हैं इंटरपोल जो नोटिस जारी करते, जैसे उन्होंने अभी जो भगौड़े के लिए रेड नोटिस को हटाया है, तो रेड नोटिस देखते क्या है रेड नोटिस। तो यह नोटिस जो है किसी व्यक्ति के लंबित प्रत्यर्पण का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध होता है। क्या होता है रेड नोटिस? तो ये नोटिस ना किसी व्यक्ति के लंबित जो प्रत्यार्पण है उसका पता लगाने के लिए, अस्थायी रूप से उसको गिरफ्तार करने के लिए ये जो है रेड नोटिस उसको जारी किया जाता है। येलो नोटिस क्या है? तो जो कि गुमशुदा व्यक्ति है ना उसका पता लगाने में मदद के लिए जारी किया जाता है येलो नोटिस। जनरली नाबालिग के लिए ही जारी किया जाता है येलो नोटिस को, ठीक है, या फिर जो अपनी पहचान को बताने में असक्षम है कि उनकी पहचान क्या है, उनके लिए भी येलो नोटिस को जारी किया जाता है। ब्लू नोटिस क्या है? तो किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए येलो नोटिस को इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। अब ब्लैक नोटिस क्या है? तो यह सदस्य राष्ट्रों में अज्ञात निकायों के बारे में, जो भी इसके इंटरपोल के सदस्य है, भारत सहित जो 192 सदस्य हैं, उस सदस्य राष्ट्र में जो भी अज्ञात निकाय हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए, जानकारी मांगने के लिए ब्लैक नोटिस को जारी किया जाता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस और ब्लैक नोटिस कौन जारी करता है? तो इंटरपोल जारी करता है। एक बार आप वीडियो देखिएगा तो वापस से रिकैप करके इसको देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़। अब हम देखेंगे सैन्य अभ्यास को, देखिएगा तो सैन्य अभ्यास देखेंगे धर्म गार्जियन जो है 2023। धर्म गार्जियन किस किस देश के बीच में आयोजित होता है? तो ये भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। और आयोजन कहाँ पे हुआ इसका? तो जापान में हुआ। दस्तलिक जो है वो किसके किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? तो उत्तराखंड में आयोजन हुआ। अब है साइक्लोन। साइक्लोन किसके बीच में होता है? साइक्लोन फर्स्ट, तो ये होता है भारत और मिस्र के बीच, जो कि आयोजन कहाँ पे हुआ था इस बार? तो राजस्थान में हुआ। इसको 2-3 बार ऐसे करके पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। वीर गार्जियन जो है, आप देखिए अभी तक जो भी गार्जियन पढ़ रहे हो वो भारत और जापान के बीच ही हो रहा है। और आयोजन स्थल भी आपको सेम दिखा, कहाँ? तो जापान में। वरुण 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? वरुण जनरली किस किस देश में अभ्यास होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और कहाँ हुआ है इसका आयोजन? तो पश्चिमी समुद्री तट पे आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे अपने डे 3 के साथ। संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, फिर मंडे से डे 4 होगा। तो जैसे कि कल जो है मेरे ख्याल से 4-5 ही एस्पिरेंट ने इसको लिख के भेजा था। इसके जो क्वेश्चंस बनाने थे 10-15 क्वेश्चन, वो 4-5 एस्पिरेंट से ही लिख के भेजा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, सारे लोग, मैं ग्रुप को ओपन कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोग भी उससे लिख के भेजिए, तभी आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। ठीक है, और आप लोग जो है अपना क्या बोलते हैं फीडबैक जो है वो जरूर कमेंट में डालिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, और PDF जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।